नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र खंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, बिना किसी औपचारिकता के मैं आप सबसे भी पूछना चाहता हूं और त्यागी जी से भी पूछना चाहता हूं कि प्याज खाने से एसी की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है। चूँकि आप वैद्य भी हैं और पॉलिटिकल वैद्य भी दोनों हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो फॉर्मूला दिया है कि प्याज खाइए एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं गाड़ी में एसी नहीं रखता हूँ, हालांकि वो 100% झूठे आदमी हैं, उनके घर में भी एसी है, गाड़ी में भी एसी है, लेकिन भारत की जनता को ये जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है ये किस खुशी में दिया है और इसके पीछे क्या मतलब है? देखो, जैसे मोदी जी ने कई तरह के आविष्कार बताए, कई जानकारियां दी इस देश को, मूर्ख देश को, जिसको पता कुछ नहीं, अज्ञानी देश है ये, तो ज्ञान वहीं से आता है, राजनीतिक क्षेत्रों से। तो मोदी जी ने कई सारी जानकारियां दी। तो अब एक वहाँ प्रतिस्पर्धा चल रही है। अब महाराज आए हैं कांग्रेस से, तो उनका कुछ तो मुझे भी कहना चाहिए। मनोज तिवारी जैसे लोग भी कह रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन, रवि किशन भी कह रहे हैं, मतलब हर कोई ज्ञान बांटने पर लगा हुआ है, तो महाराज कैसे पीछे रहते हैं। अब महाराज ने कहा मुझे ऐसी बात कहनी चाहिए जो बिल्कुल अद्भुत हो। तो पहले तो उन्होंने इस आड़ में, प्याज की आड़ में ये बताया कि उनकी गाड़ी में एयर कंडीशनर नहीं है, यानी कि वो वातानुकूलित व्यवस्था में नहीं रहते। बहुत बड़ी बात है। कोई महाराज, जिसे आज भी अधिकारी, IAS अधिकारी भी महाराज कह के, श्रीमंत कह के संबोधित करते हैं, और अगर वो नहीं बिना एयर कंडीशनर के रह रहा है तो इस देश के लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब महाराजा रह सकते हैं तो तुम्हारी तो औकात क्या है। तो एक तो एयर कंडीशनर बंद कर देने चाहिए, तो बिजली की खपत कम हो जाएगी। तो राष्ट्र हित में उन्होंने ये बहुत बड़ा बयान दिया, लेकिन गलती ये कर गए कि वो बोले कि इसे जेब में रखो और गर्मी नहीं लगेगी। ये बड़ी विचित्र है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, किसी भी तरह का वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में है और सूट कर रही है भाजपा के नेता श्रीमंत सिंधिया जी को। ये तो हमने कहीं सुना था बचपन में कि अगर किसी को, मतलब कोई बच्चा लू लग जाए, स्कूल ना जाना चाह रहा हो, तो वो अपनी बगल में प्याज रख ले तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ। ऐसे भी मिथक भ्रांति हैं। और ये भी है कि लू लगने के बाद ये सच है कि अगर गर्मी लग जाए, हीट स्ट्रोक हो जाए, तो कच्चा प्याज उसमें फायदा देता है। ये आयुर्वेदिक, ये तो आयुर्वेदिक मत है। और लेकिन आप जेब में रख लो प्याज और उसके बाद गर्मी नहीं लगेगी, इसका कोई आधार नहीं है। और अब होना ये चाहिए कि सिंधिया साहब को जाके कुछ भेंट ले जाएं, अच्छी किस्म की क्वालिटी की प्याज, और वो मोदी जी को भेंट कर दें। 5 किलो प्याज है, 5 किलो, हाँ, तो अभी तो गर्मी काफ़ी दिन चलेगी। और कुछ प्याज अमित शाह को, कुछ उनके जो अध्यक्ष बने नए उनको, तो अगर इस तरह से वो वितरण करेंगे अच्छी क्वालिटी की प्याज का, तो अभी गर्मियों के कई महीने शेष हैं। अच्छा, आम आदमी तो प्याज खाना मुश्किल हो जाता है, इतनी महंगी हो जाती है। प्याज एक ऐसी चीज़ पे जिस पर सरकारें गिर जाती हैं। सरकारें गिर जाती हैं, और जब वर्मा जी की सरकार गिर गई थी। हाँ, जब ये नया उद्घाटन हुआ है, रहस्य उद्घाटन हुआ है कि इससे हो जाएगी गर्मी कम, तो हो सकता है बड़े पैमाने पर लोग प्याज खरीद के उसका इस्तेमाल जेबों में रखना शुरू कर दें उसको, है। ये कुल मिला के एक केवल हंसने वाली बात है, हंसा जा सकता है। नहीं, हंसा भी जा सकता है, साथ में ये सोचा जा सकता है कि ये मतलब भारत की जनता को वास्तव में मूर्ख समझते हैं, या ये असलियत में भारत की जनता मूर्ख है जी? नहीं, वो मूर्ख ही समझते हैं। वो जब वो चुने जाते हैं तब उनको पहली बार ये बोध होता है कि इन लोगों ने, मूर्ख लोगों ने, हम जैसे गधे को चुन लिया, तो ये मूर्ख हैं। तो मोहर तो जनता लगाती है ना उस पर। उन्हें एक्चुअल में ये लगता है कि हम किसी लायक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, लेकिन लोग हमें चुनते हैं, हमें भरोसा जताते हैं, और उसके बाद में हम मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं। तो इस स्थिति में बताइए किसको ये अनुभूति नहीं होगी कि लोग मूर्ख हैं? तो मूर्ख तो हैं ही, है ना। और जितना प्रतिशत मूर्खता का होना चाहिए वो सारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में है। और ये भी हो सकता है, मैं बता दूं आपको, कि उनके अनुयायी शायद ये प्याज का इस्तेमाल करने भी लगे इस रूप। हाँ, जेब में मिल जाए। हाँ। ऐसे टटोलो तो जेब में प्याज मिले, क्या पता सबके। हाँ, तो मतलब इतना विचित्र देश है कि यहाँ कुछ भी होता रहे, वैश्विक स्तर पे देश में कितनी समस्याएं हो, आप कोई अपना लतीफा छोड़ दो और चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये इनकी कथनी और करनी में अंतर तो है ही, लेकिन ये कतई गंभीर नहीं है बात कहते हुए।
अब हम तो लोग बात करते हैं तो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, तो अब चल पड़ते हैं फिर नायब सिंह सैनी की तरफ। अपना अनौपचारिकता तो पंजाब में नशा बंद करवा रहे हैं, वो कल करें। बोले और इतना गंभीर होके बोले, मतलब उन जैसा हंसमुख व्यक्ति गंभीर हो गया ये बात कहते हुए कि अगर पंजाब में कमल की, नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाए तो ये जो है ना नशा करने वाले ये पाकिस्तान चले जाएंगे। सही बता रहा हूँ मैं, कोई व्यक्ति बचेगा नहीं, क्यों ऐसा व्यक्ति यहाँ रह नहीं सकता। और ये ऐसे व्यक्ति आपके उस हरियाणा में भरे पड़े हैं, नशे का व्यापार कर रहे हैं। सिरसा, हाँ। फतेहाबाद, हिसार, हाँ, ऐसा कोई जिला नहीं जो चिट्टा ना बिक रहा हो। पूरी बेल्ट एक ऐसी है हरियाणा में जिसको नशे की बेल्ट के रूप में जाना जाता है। तो क्या आप उनको पंजाबी पहुंचा दो? ये वही तो नहीं है पंजाब में जो यहाँ से गए हुए हैं, इन्होंने शायद उधर सरकार। एक्चुअली सर ये झूठ बोलते हैं और इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि वो, और बार बार बोलते हैं तो वो सच लगने लग जाता है जी। हाँ, पूरे आत्मविश्वास से भरे हैं झूठ के मामले में। तो अब वो एक बार मोदी जी की वीडियो आती है, वो कहा तो और संदर्भ में झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, है ना। बोलते ही रहो। तो इन्होंने वो जीवन का सूत्र बना लिया। हाँ, जीवन का सूत्र है। यही जो हिटलर का जो प्रचार मंत्री था गोएबल्स, उसका यही सिद्धांत था और उस पर चलते हुए इनको सफलताएं भी मिल रही हैं जी। और लोग, मतलब इतनी, पता नहीं कब दिमाग में आ जाएगा। हम दशकों से एक नारा सुनते हैं कि एक परिवार एक नौकरी। अमित शाह कह रहे हैं बंगाल में एक परिवार में दो नौकरी। नया नारा दे दिया। तो मैं ये तो बाकी स्टेट में इनकी जहां सरकारें हैं वहां ये दे चुके हैं सबको एक एक नौकरी। हरियाणा में तो 3-3 नौकरी हो रही है। मुझे तो लोग ही नहीं मिल पा रहे। खाली हो गई नौकरियां हैं, उसमें वैकेंसी खाली रह जाती है। एक बार आपको ध्यान होगा खट्टर साहब ने कहा था कि मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि पकड़ पकड़ के लाने पड़ेंगे लोग सरकारी नौकरी। तो वो व्यवस्था कर गए थे। और नायब सिंह सैनी जी को अब जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि कोई प्रदेश में कोई बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी इतनी हद से ख़त्म कर दी। तो इनके तो मतलब क्या कहा जा सकता है। अब इनके एक और नई कहानी कल परसों से चल रही है, वो महोबा के इनके पार्टी जिलाध्यक्ष इनके जिलाध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण है जी। अच्छा, जिलाध्यक्ष ये कह रहा है, एक तो पहली बात ये है कि कोई भी महिला क्या मतलब उस पर आके कैमरे पे आके ये चीज़ कहेगी, इस तरह की बात। मतलब वो एक परिवार में रहती है, समाज में रहती है। और वो जो महिला है उनके बारे में मैं आपको बताऊं, उनके दादा फ्रीडम फाइटर थे, उनके पिताजी विधायक रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही साधारण परिवार से वो आ गई है, उसकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। और ऐसी महिला जब ये आरोप लगा रही है अपने जिलाध्यक्ष पे कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा। क्या पद है जिला उपाध्यक्ष का? जिले में 8-8 10 तो उपाध्यक्ष होते हैं, कोई पूछता नहीं उनको, अध्यक्ष को नहीं पूछता, पहली बात तो ये। लेकिन भाजपा में जिला उपाध्यक्ष इतना महत्वपूर्ण पद है। तो उन्होंने कहा कि मैं मिली उनसे और मैंने कहा कि भाई आप मेरे बारे में कुछ सोचिए। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बारे में सोचिए। तो उन्होंने कहा जी बताइए आप, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मेरी तो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, मेरे पास तो देने को कुछ है नहीं। तो अध्यक्ष जी बोले कि नहीं, आप पे तो बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ दे सकती हैं, दे दीजिए। राष्ट्र निर्माण में आपकी महती भूमिका रहेगी, हम राष्ट्र भगत ठहरे। तो उन्होंने कहा जी फिर भी आप बताइए। बोले नहीं, आप संकेतों को समझिए। तो बोले जी मुझे तो पता नहीं क्या संकेत होते हैं, मैं तो खुल के बात करती हूँ, मुझे आप बता दो, अगर मेरी सामर्थ्य के अंदर होगा ये तो मैं हाँ कर दूंगी, और अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी बात हुई तो फिर डील कैंसिल, ट्रम्प साहब की डील की तरह कैंसिल हो जाएगी। बोले नहीं, आप देखिए जब आप जो उपाध्यक्ष होंगी तो आप मेरे साथ लखनऊ जाएंगी, आप मेरे साथ दिल्ली जाएंगी, कोई शक भी नहीं करेगा। अब समझ रही हैं ना आप? तो उनकी समझ में आ गया। तो उन्होंने इनको बिल्कुल साफ मना कर दिया। और उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि आप मेरे साथ एक बार हम विस्तर हो जाइए और उसके बाद में आपको मैं जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा। अब इसको उलट के देखिए कि अगर ये जिलाध्यक्ष कांग्रेस का होता या जिलाध्यक्ष या आम आदमी पार्टी का, किसी विरोधी पार्टी का होता, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होता है? क्या रुख होता? स्पेशल सत्र बुलाया है कल इन्होंने हरियाणा में, और सत्र का मकसद यह था नारी शक्ति वंदन अधिनियम फेल होने पे कांग्रेस की आलोचना करना। एक दिन का सत्र सिर्फ आलोचना के लिए बुला लिया। तो आलोचना तो कर ही रहे थे लगातार, उसमें नहीं, वो सत्र में क्या करना, निंदा प्रस्ताव पास किया गया। अच्छा, कि कांग्रेस ने विरोध किया। और ये नारी का सम्मान करते हैं ये लोग। हाँ, देखिए इनका सम्मान करने का तरीका कुछ और है। वो पीछे सीमा अग्रवाल जी का नहीं आया था सर वो? हाँ, उन्होंने भी खुल के कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में
सत्ता का सफर जो है वो बिस्तर से ही होके जाता है। कल्याण सिंह जी पे भी आरोप लगाए थे, तो ये तो खैर भरे पड़े हैं। और तो मधु किशोर लगा रही है रोजाना। हाँ। मधु किशोर को और कांग्रेस पार्टी में भी यही कांग्रेस चल रही है सर। कांग्रेस तो जलील लोगों की पार्टी थी। हाँ। लेकिन ये तो उनसे भी 4 कदम आगे निकल गए। हाँ, तो इसीलिए तो मैं इसको शुरू से मैं एक नाम कांग्रेस दे रहा वालों ने कभी ये दिखावा नहीं किया जी वो चरित्रवान है या वो ईमानदार है या वो राष्ट्रभक्त हूं। है। उनकी यही बात हमें पसंद है कि ना तो वो अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते, ना वो अपने आप को मतलब इस वो इस तरह का कोई इसका वो नहीं खंडन नहीं रखते। करते कि हम भ्रष्ट नहीं है। उन पर आप कुछ भी कह दो वो आराम से सुन लेंगे। इन्होंने छाती पीट पीट के बताया कि हम एक अलग किस्म की पार्टी हैं, हम तो बिल्कुल चाल पार्टी चरित्र विद चेहरा डिफरेंस है। पार्टी विद डिफरेंस। तो ये असल में भारतीय जनता कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये कांग्रेस की जो कल्चर है वो पूरी तरीके से इसमें आ गई है। और कांग्रेस की कल्चर का मतलब है भारत की स्थायी संस्कृति राजनीति की, वो यही है। तो इसमें आपको ऐसे उदाहरण हर दल में मिल जाएंगे, तो केवल ऐसी भाजपा की बात नहीं। इनके साथ लेकिन इनके ताजा ताजा खून मुंह लगाए ना जी। अभी इनका असली चरित्र तो अब सामने आ रहा है। हाँ, अब तक तो सत्ता मिली नहीं थी, अब सत्ता मिल रही है तो इनके जिला अध्यक्ष से लेके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सब बाहर आ रहे हैं। तो और आप ये देखिए कि हाँ। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और नितिन नवीन को सीआरपीएफ की गाड़ी मुहैया करा रखी है। आप बताओ, प्रचार के लिए। हाँ, कल ये आई है चीज। ज्ञानेश कुमार इधर से लगा हुआ है, मोदी लगा हुआ। मोदी जी कहाँ हैं? अब वो फोटो खींच रहे हैं बंगाल में सर। देश के प्रधानमंत्री को वो फोटो खींच रहे हैं और उनका भी कोई फोटो खींच रहा है। ये भी तो एक अजीब गरीब बात है। और वो हुगली नदी की वहाँ सैर कर रहे हैं उसमें बैठ के, और पता नहीं किस तरीके से सिक्किम में फुटबॉल खेल रहे हैं। नहीं, वो तो अपने जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं। एक एक पल वो जो है जीते हैं, वो वर्तमान में भरोसा रखते हैं और लाइफ के एक मोमेंट को जीते हैं। उन कुछ भी होता रहे धरती पे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। और मधु किशोर ने अभी एक नया रहस्य उद्घाटन किया कल कि उनके दीर्घायु होने के लिए ना लगातार साधनाएं और तांत्रिक क्रियाएं होती रहती हैं। अच्छा जी। हाँ, कि कई जगहों पे, कई मंदिरों में और कई तांत्रिकों के जरिए ये यज्ञ हवन चल रहे हैं लगातार। तभी तो 2047 तक कायम रहेगी सत्ता। हाँ, और वो ये भी कहा जाता है कि वो जब भी आपको देखेंगे ना, आप जैसे मान लिया उन्होंने स्नान करना, कुंभ वगैरह में कहीं पे भी जाते हैं तो उनका शरीर नहीं दिखना चाहिए, वस्त्र पहन के वो स्नान करते हैं। और ये जो कई बार माला वाला उसी में करते हैं, पानी में खड़े होके, बोले ये सब उसी का अंग है जो क्रियाएं चल रही होती हैं। तो अब इससे लोगों का भरोसा और भी हो जाएगा इस तंत्र मंत्र में। हाँ, तंत्र मंत्र से ही सरकार चलेगी। हाँ, तो जो हिंदू राष्ट्र की जो बुनियादी जरूरतें हैं ना, जो हिंदू राष्ट्र का असली चेहरा है, बच्चे अगर पढ़ने लिखने लग जाएंगे तो फिर वो सारी चीजें देखेंगे। तंत्र मंत्र करेंगे तो कुछ नहीं देखना। पढ़ने लिखने के तो इतने खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि वो किसी सभा में मोदी जी बोल रहे थे तो मेरे से पूछते हैं वो लोग कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। तो ये कहा जाता है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, मतलब इसको भी अगर वो उपलब्धि के रूप में पेश कर सकते हैं कि एक अनपढ़ आदमी के अंदर या बहुत ही कम पढ़े लिखे आदमी के अंदर देश का नेतृत्व करने की भी क्षमता हो सकती है। खूब नेतृत्व। तो पढ़ाई लिखाई का तो कोई महत्व नहीं है, ज्यादा ही कर दिया। चलो पढ़ाई लिखाई के महत्व को आप अस्वीकार कर दो, लेकिन ये इस तरह की जो वाहियात चीजें हैं, अभी रेखा गुप्ता ने भी कहा, दे रहे हो। अभी रेखा गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंका था भगत सिंह ने तो असेंबली में। दरअसल इनका पढ़ाई लिखाई से कोई लिंक रहा ही नहीं कभी भी, और इनका जो पाठ्यक्रम है वो अपना ही है, ये उससे इधर उधर होते नहीं है। लेकिन उनको मानने वालों की तादाद तो बढ़ती जा रही है जी। उनको मतलब इनको मानने वाले लोग तो मानते हैं इन चीजों को भी। जैसे रेखा गुप्ता ने ये कह दिया कि कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, तो लोग मान लेंगे इस बात को भी। ऐसे लोग भी हैं अपने। हाँ, बिल्कुल मान लेंगे, और मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ती भी रहेगी। चूंकि उनको आप ना एक अल्टरनेटिव चीज नहीं बता रहे। कोई उनसे ये नहीं कह रहा है कि आपके नेता ने जो बात कही है वो गलत है, झूठ है, तथ्यों पर आधारित नहीं है, सच ये है। तो ये वो जो दूसरा पक्ष आ ही ना जाए उसको रोकने की, सच बताने वाले लोग दिलों में बढ़ गए, वो डर रहे हैं उनको गिरफ्तार ना करें। सब डरे हुए, सब डरे हुए। तो वो जो आप बात करते हो ना बार बार साइंटिफिक टेम्परामेंट की, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट सिर्फ यही नहीं कि आपने कोई यंत्र हाथ में ले लिया और वो बात नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब ये है कि आप ये जानने की कोशिश करो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। दो सरकारें हैं। साइंस का मतलब है सवाल करना, जिज्ञासा।
और सवाल से इनको नफरत है जी, सवाल से इनको नफरत है, जवाब किसी की चीज़ का देते देते ही नहीं है। सवाल तो इतना इग्नोर कर देंगे ये। और जवाब जो है इतने सुविधा के अपने अनुसार वो देते हैं, जरूरत होती तो देते, नहीं तो नहीं देते। कितना बड़ा मुद्दा हो, अपने शांत रहेंगे तो रहेंगे, और जब कोई जरूरत नहीं है तो अब बोलना शुरू कर देंगे। तो इसी कड़ी में आपको विधानसभा का सत्र बुला लिए, क्या आवश्यकता थी निंदा करने की? निंदा तो आप जब से ये हुआ है और सारा झूठ ही है, आप लगातार ही कर रहे हो इस पर। इससे कौन सा, आपकी जनता, आपके कार्यकर्ता सड़कों पर पुतले फूंक चुके हैं, बार बार बता चुके हैं कि कांग्रेस ने उस बिल का विरोध किया जो बिल पहले ही पास हो चुका था, कानून बन चुका था। आप 3 साल लिए पड़े रहे, उसको आपने नोटिफाई नहीं किया, तो गलती आपकी है। और महिला आरक्षण विरोध का बिल करके कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपना भविष्य सुरक्षित कर सकती है? इसके तो चाह के भी आप इसका विरोध नहीं कर सकते। अच्छा सर, जैसे 2 सरकारें ऐसी हैं प्रदेश अभी देश में जो कभी बीजेपी की आइडियोलॉजी से मैच उनकी हुआ नहीं। एक तो पंजाब है और दूसरा पश्चिम बंगाल है। पंजाब में अभी चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में अभी चल रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार, मशीनरी, बीजेपी, प्रधानमंत्री अमित शाह सब लगे हुए हैं, उसको देखते हुए इस बात की ज़्यादा संभावनाएं हैं कि ये लोग फैसला कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में इनको सरकार बनानी है। तो अगर ये पश्चिम बंगाल में और सरकार बनाते हैं तो फिर इनके पास पंजाब बच जाएगा, जो बड़ी बात नहीं है इनके लिए, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल को भी गिरा देते हैं, जो बौद्धिक रूप से कहते हैं कि बहुत ही उन्नत एक प्रदेश है, तो फिर ये मान लें हम कि जो चुनावी हमारा सिस्टम है, पैटर्न है, व्यवस्थाएं हैं, वो बीजेपी ने अब अपने हिसाब से बना ली हैं और वो उस हिसाब से चलेंगी। काफ़ी हद तक बना ली हैं और वो उसमें सफल भी होते हैं। जो उन्होंने अपने तरीके हथकंडे अपनाने, वो अब जो है वो क्या कहते हैं ना, स्थापित हो चुके हैं, अब एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं। उनकी सत्यता पर आप सवाल नहीं उठा सकते। रही पंजाब की बात, तो पंजाब का चुनाव तो बीजेपी ने लड़ना शुरू कर दिया है, कई महीने से लड़ रही है, और अब तो पूरे वो फॉर्म में आ चुके हैं, चुनाव ही लड़े जा रहे हैं वहाँ। और एक और जो करते हैं ना कि जैसे कोई प्रांत है, उसके जो सीमावर्ती प्रांत हैं वहाँ एक्टिविटी शुरू होंगी। जब आपने देखा होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री की वेशभूषा पंजाब के, हाँ, पगड़ी बांध के निकल, हाँ, और उसी तरह की बातें होने लगी हैं। ऐसे ही जैसे बंगाल के साथ जुड़ा हुआ झारखंड का एरिया, वहाँ एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो ना भौगोलिक रूप से भी चुनाव को बड़े ढंग से करते हैं। हजारों की संख्या में इसी ट्रेन में कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है वहाँ। ये पहले यह व्यवस्था नहीं थी, आपको स्टार कैंपेनर या कुछ पदाधिकारी चले जाते थे, लेकिन हजार की संख्या में कार्यकर्ताओं को एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भेजना, डिप्लोमेट करते हैं जी, है ना, उसको डिप्यूट करते हैं सब जगह। मैं एक बार 2015 का चुनाव मुझे ध्यान है, मैं बिहार में था, तो हरियाणा के बहुत लोग मेरे को मिले वहाँ, और वो पढ़े हुए अपने और लगे पड़े इस काम में। तो ये जो नया ट्रेंड शुरू किया है, तो ये लोग किसी पर्पज से जाते हैं, इनके पास तादाद ज्यादा है जी, उनको काम भी लगाए रखना है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको काम पे लगा के रखना है, वो खाली पड़े तो फिर इनके बारे में सोचने लग जाएंगे। हाँ, तो पश्चिमी बंगाल में जो इनकी तैयारी है वो तो पूरी है, और उसके हिसाब से वो पूरे आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार आने लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बिहार पैटर्न पे पश्चिम बंगाल का चुनाव के नतीजे हैं। हाँ, और अगर इनकी संभावनाओं से, इनकी आशाओं से इतर कोई परिणाम आता है तो वो देखने वाली बात होगी कि चौथी बार अगर ममता बनर्जी आती हैं पश्चिम बंगाल में, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और अगर ये उसके गढ़ को, उनके दुर्ग को समाप्त कर देते हैं, तो इनके सामने बड़ी चुनौती ये है कि इन्होंने एक नया बंगाल बना के दिखाना पड़ेगा। नया तो हर जगह, नया हरियाणा, नया झारखंड, नया, तो इनकी डेडलाइन तो 2047 है ही ना, ये सब कुछ नया बना, वो 2047 में जैसे विकसित भारत बनेगा वैसे विकसित बंगाल भी बन जाएगा। तो ये कोई 5 साल के विजन से चुनाव नहीं लड़ रहे, इनका तो 20-25 साल का एजेंडा होता है। लेकिन बंगाल की धरती मतलब 3 बार अगर किसी स्टेटमेंट की सरकार है तो चौथी बार ये कह के वोट मांग लेंगे कि आप हमारी सरकार लाते हैं तो डेवलपमेंट कराएंगे। हाँ, ये हिसाब नहीं देते ये ना, ये तो अपनी कहते रहते हैं, घुसपैठियों को निकाल देंगे। हाँ, इनसे पूछे कोई यार 15-20 साल से आपने क्यों नहीं निकाले, कोई जवाब नहीं देंगे ये। फिर अगली सभा में जाके और भी ताकत से कहेंगे हमने घुसपैठियों को निकालना। तो ये नहीं सुनते किसी की, इनकी कोई जवाबदेही का सिद्धांत इन पर लागू ही नहीं होता। अब ये देखिए, वो जो मित्तल था बेचारा राज्यसभा का सांसद, हाँ, वो ईडी के छापे पड़े जी उस पे,
अब वो छापूंगा, अब ईडी क्या करेगी पता नहीं, उसका सब क्लीन चिट मिल हाँ, जाएगी। सब क्लीन चिट मिल जाती है, तो ये तो पक्का है। राघव चड्ढा कल तक इनको अनपढ़ों गुंडों की पार्टी कहता था, अब वो बिल्कुल सही है। नहीं, कमिटमेंट के पक्के हैं। देखो, जहाँ डील है ना, डील में ऑनेस्टी बरतते हैं, व्यापारी हैं बेसिकली, व्यापारी हैं। मैं बचपन में दादाजी कहते थे सर कि ये तो मतलब बनियों की पार्टी है। हाँ, वो सच है बिल्कुल। ये तो उसमें से मतलब उनका कारोबारी रहा होगा। हाँ। तो कारोबारी लोगों की पार्टी है ये। मतलब बेईमानी बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं, ये मान के चलिएगा। चोरी चकारी बेईमानी जितनी भी है वो करते पूरी ईमानदारी से हैं। क्या आप आश्वस्त हो के आइए कि आप पे अगर छापेमारी पड़ी है गलत कामों के लिए, तो भाजपा में आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी फाइल दोबारा खुल जाएगी। हाँ, नहीं खुलती जी, है ना। हरियाणा के भी एक नेता का आपने देखा होगा ना, जब उनको तंग किया गया था, विदेशों में संबंध निकले थे, ये वो दुनिया भर आप ये देखिए, अब उनके बाप को बदमाश बता रहे हैं वो लोग। हाँ, और जो वो सांसद महोदय हैं उनके शब्द देखिए, वो कहती हैं कि मैंने व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने उनकी कार्य प्रणाली के बारे में कहा है। यानी किसी भी व्यक्ति की कार्य प्रणाली बदमाशियों से भरी पड़ी है, लेकिन वो शरीफ आदमी है, वो ये कहना चाह रही हैं। और इतनी हिम्मत दिखाई थी तो ये भी कह देती हाँ उन्हीं के बारे में कहा है। और उनकी जो जिनके उनके बारे में जो जो प्रचारित किया जाता उसके हिसाब से उनका कुछ बिगड़ना भी नहीं। हाँ, क्या तो बिगड़ेगा? वो तो जो है उनको वो बेचारे कुलदीप बिश्नोई सैरो सैरी करने लगे, वो इतने परेशान है, वो ये कह रहे हैं कि हम मचल गए तो शहर को ले डूबेंगे। अरे तू सैर कर, सैर की ठेकेदारी छोड़ दे तू, अपने कम से कम अपने बाप की इज्जत का तो रखवाला बन जा। ना ना ना, ना, वो तो गालिब है, इस दौर के गालिब है। प्याज खाइए दोस्तों, गर्मी लगेगी तो प्याज अपने साथ रखिए और भारत माता की जयकारा लगाइए। अभी आपको बहुत कुछ देखना है, इस देश को अभी बहुत यात्राएं करनी है, प्याज के साथ भी और प्याज के बिना भी, क्योंकि इस देश ने अपनी नीति को चुन लिया है और वो नीति भारतीय जनता पार्टी में निहित है। आप और हम बहुत बड़े बदलाव के साक्षी बनेंगे और देखना आप ये कैसे चक्कर चलते हैं और किस किस तरीके से ये सत्ता को अपना कायम रखते हैं। पश्चिम बंगाल जरूर एक उदाहरण बनेगा और पश्चिम बंगाल एक लास्ट स्टोन भी आप ये मान के चलिए इनके विजय रथ का। अगर ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पश्चिम बंगाल को पार कर लेता है तो फिर ये नहीं रुकेगा, फिर आप इनके घोड़े पे जो शाणे लोग हैं उसकी पूछ पकड़े चल रहे हैं। फिर भाजपा की अगली सरकार बांग्लादेश में बनेगी। हाँ, फिर भाजपा की अगली सरकार बांग्लादेश में ही बननी है। आप क्या सोचते हैं जरूर लिखिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए, प्रेम और मोहब्बत से काम करिए, नफ़रत कम से कम पालिए, क्योंकि नफ़रत का सबसे ज़्यादा नुकसान हमें खुद को होता है। बेवकूफ़ लोगों से मत उलझिए, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ उन पे हंस सकते हो आप। बच्चों को कोशिश करिए ठीक ठाक किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, फिर किसी अच्छी कंट्री में उसको ज़रूर भेजिए, चाहे कम से कम पढ़ने के लिए भेजिए अगर आपके संसाधन अलाव हैं। और अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे पड़े रहिए। भारत माता की जय बोलनी है हम सबको। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।